नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। तो हमने शो करना है कि कोई भी नंबर n 1 से बड़ा है तो उसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 6 है हमारे पास, इसको हम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं 2 × 3। तो n जो कोई भी नंबर है 1 से बड़ा, या तो वो प्राइम होगा तो या फिर वो क्या होगा, कॉम्पोजिट होगा। अगर प्राइम है तो देयर इज़ नथिंग टू प्रूव, तो 7 = 7 तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ही लिखा जाता है। तो अगर n कॉम्पोजिट होगा तो उसका एक डिवाइज़र मिल जाएगा बिटवीन 1 एंड n। जैसे 6 है, उसका डिवाइज़र 1 और 6 के इन बिटवीन 2 या 3 मिल जाएगा। ठीक है, अमंग ऑल सच डिवाइजर्स डी चूज़ P1 टू बी द स्मॉलेस्ट। उसमें से जो P1 है वो स्मॉलेस्ट हमने चूज़ कर लेना है। तो वो जो P1 होगा वो प्राइम नंबर होगा। जितने भी डिवाइज़र होंगे उनमें सबसे छोटा जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। मान लो इट मस्ट भी प्राइम होना चाहिए, मगर वो प्राइम नहीं है, अगर वो कॉम्पोजिट है तो उसका भी अगेन डिवाइज़र मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉम्पोजिट है तो इसका मतलब इसके डिवाइज़र 1 या P1 से डिफरेंट होंगे और इनके बीच में होगा कोई डिवाइज़र मिल जाएगा। तो अगर Q P1 को भी डिवाइड करेगा और P1 किसको डिवाइड कर रहा है, N को, तो इसका मतलब जो Q है, जो Q1 है, जो Q है वो P1 को डिवाइड कर रहा है और जो P1 है वो N को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब Q किसको डिवाइड करेगा, N को डिवाइड करेगा। तो जो Q है वो N को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस कंट्राडिक्ट्स द चॉइस ऑफ P1, क्योंकि P1 को हमने स्मॉलेस्ट इंटीजर माना है। हमने P1 को स्मॉलेस्ट इंटीजर माना है, P1 भी स्मॉलेस्ट जो N को डिवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पर कह रहे हैं कि P1 से भी छोटा नंबर मिल रहा है जो N को डिवाइड कर रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन है इसकी। इसका मतलब P1 जो है ये नंबर कंपोजिट नहीं है, ये प्राइम नंबर ही है। तो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है, तो क्योंकि P1 N का डिवाइज़र है तो N को इसके इस तरह से लिख सकते हैं हम बाय डेफिनेशन ऑफ द डिवाइज़र। ठीक है, वेयर N1 क्या होता है, इंटीजर होता है, और P1 एक प्राइम नंबर है जो कि उसके बाद है कि जो N1 होगा, N1 भी N से छोटा होगा एंड N1 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन N। अगर N1 भी प्राइम मिल जाए तो हमारा आंसर आ गया कि N इज़ ए, P1 भी प्राइम है, N2 भी प्राइम है, तो N इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखा गया। अगर यहाँ पर प्राइम आ जाता तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर ऐसे नहीं आता तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे कि मान लो N1 कंपोजिट है, फिर इसी तरह हमने रिपीट करना है कि हमारा P2 मिल जाएगा, वो प्राइम नंबर होगा, तो P2 N2 को डिवाइड करेगा तो ये इंटीजर हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी P2 डिवाइड्स N1, तो N1 को इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये बन जाएगी। तो ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया। अब N2 ऐसे आ जाएगा, N2 तो क्योंकि N2 तो अब N1 से भी छोटा है ना, तो इस तरह से N2 N1 से छोटा हो गया, N1 N से छोटा हो गया, ये ऐसी तरह सीक्वेंस चलती जाएगी। अब देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और अगर ये भी प्राइम हो गया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्योंकि तीनों ही प्राइम हो गए। तो हमने यही प्रूव करना था N इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अगर नहीं है तो अगर ये प्राइम है तो वी आर थ्रू, अदरवाइज फिर उसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे, ये प्राइम मिलता जाएगा, ये इंटीजर मिलता जाएगा, इस तरह लिखते जाएंगे। तो इसी तरह ये क्रम चलता रहेगा, ये प्राइम हो जाएंगे, ये पता नहीं प्राइम है कि नहीं। तो ये इस तरह से ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमें मिलती जाएगी जैसे, ठीक है ना, ऐसे ये मिलती जाएगी। तो ये एक कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि ये हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, N1 से N2 आ रहा है, N2 से N3 आ रहा है, कम से कम 1 तक तो जाएगा ना कहीं, तो ये कंटिन्यू नहीं कर सकते हम। तो कुछ स्टेप्स के बाद हमें ये प्राइम मिल ही जाएगा, तो कुछ स्टेप्स के बाद ये हमें ये वाला भी प्राइम मिल जाएगा, तो हमारे ये सभी प्राइम बन जाएंगे। तो हमारे पास ये इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगी। अब हमने शो करना है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक भी है। मान लो इस N की 2 प्राइम फैक्टराइजेशंस हमें मिल जाती हैं, एक ये मिल जाती है और एक ये मिल जाती है। तो क्योंकि ये दोनों ही N के बराबर हैं तो इन सभी को हम बराबर N लिख सकते हैं।
और हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि ये फैक्टराइजेशन के में कम फैक्टर हैं या बराबर हैं, कम भी लिख सकते हैं और बराबर भी लिख सकते हैं। किसी एक को तो लिखना ही पड़ेगा ना, चाहे इसके लिखें चाहे इसके लिखें। तो कोई बराबर फैक्टर भी हो सकते हैं या इसके ज़्यादा या उसके कम हो सकते हैं, तो हमने उस हिसाब से लिख दिया। सपोज कर लेते हैं आर इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसमें बराबर भी फैक्टर हो सकते हैं और इसमें कम फैक्टर भी हो सकते हैं, इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशंस हैं, इसका मतलब पी आई और क्यू जे सब प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, ये सभी प्राइम हैं। तो और ऐसे भी लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले छोटा प्राइम लेना उसके बाद बड़ा प्राइम लिखना है, ऐसे ऐसे करके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपस में बराबर हैं। तो अगर ये बराबर हैं तो हमने क्या करना है, इसको इंटीजर मान लेते हैं। ठीक है, इसको इंटीजर मान लेते हैं। तो जो P1 होगा, हाँ जो P1 होगा इसको डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो P1 इसको डिवाइड कर देगा। तो ये क्रोलरी है हमारी इस थ्योरम की। अगर P1 इन प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और अगर ये सभी प्राइम्स हों, तो एक क्रोलरी थी कि P1 इनकी प्रोडक्ट डिवाइड करता है तो किसी एक नंबर को डिवाइड करता है। अगर सभी प्राइम है तो किसी न किसी के बराबर होगा ये। ठीक है, तो ये क्योंकि ये सभी प्राइम्स हैं और तो P1 किसी न किसी इनके प्राइम में से बराबर हो जाएगा। तो अगर ये बराबर हो जाएगा तो जो P1 होगा, क्योंकि जो Q1 है वो भी ऐसे हैं, Q1 Q2 Q1 छोटा नंबर बड़ा नंबर। अगर ये P1 Q को डिवाइड करता है, ये Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है, Q3 भी हो सकता है। तो इस केस में अगर सबसे छोटा लेंगे तो Q1 से जो P1 होएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू Q1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर भी हो सकता है। अगर P2 हुआ, अगर ये Q2 हुआ तो P1 अभी Q2 के बराबर हो जाएगा। तो जो Q2 होता है नंबर, अगर ये Q2 होगा तो Q2 Q1 से तो बड़ा होगा ना। अगर ये Q3 हो गया तो ये भी Q3 बन जाएगा, तो Q3 भी Q1 से बड़ा होगा। ठीक है, इस हिसाब से हमें लिखना पड़ा जो P1 होता है वो Q1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। इसी तरह ये वाली रीजनिंग लेंगे, इसको इंटीजर मान लेंगे और Q1 इनको डिवाइड करेगा तो वहाँ से आ जाएगा। P1 डिवाइड करता है तो ये आता है, Q1 डिवाइड करेगा तो वो इसका उल्टा आ जाएगा। ठीक है, सेम रीजनिंग से। तो ये एक दूसरे को से छोटे बड़े हैं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो इस फैक्टर में से इनको ख़त्म कर देंगे तो ये बचेगा P2 R2 से या Q2 QS से, ये वाली टर्म्स बच जाएंगी। इसी तरह प्रोसेसर रिपीट करते जाएंगे तो हमें ये बराबर मिल जाएंगे, फिर कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह ये आ जाएगा। इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्योंकि इसके हमने सपोज कर लिया कि ये फैक्टर लेस है इनसे, तो अगर ये सारे फैक्टर ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो इधर भी फैक्टर ख़त्म हो जाएंगे सारे, लेकिन ये वाले फैक्टर्स ज़्यादा हैं क्योंकि हमने R लेस देन S मान लिया है। अगर ये इसमें से फैक्टर बच जाएंगे ना फिर, तो वो फैक्टर QR तक तो ख़त्म हो जाएंगे, PR तक, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ये फिर QR+1 से फैक्टर आने शुरू हो जाएंगे, QS तक जाएंगे। तो ये कंट्राडिक्शन है। ये प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई करके आंसर 1 नहीं आता है क्योंकि ये प्राइम नंबर 1 से बड़े होते हैं। तो इसका मतलब R S से छोटा नहीं है, R S के बराबर है। यही हमारी यूनिकनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि P1 इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अगर उनकी 2 प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास बनती है।